हेलो दोस्त, कल हम पढ़ाए थे आप लोग को क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था संसाधन, विकास एवं उपयोग। तो आज हम जो कल वाला चैप्टर पढ़ लिए थे, आज हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। और क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। क्वेश्चन आंसर करने से पता चलेगा क्वेश्चन किस तरह पूछता है। और पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका यही कि पहले उस चैप्टर को पढ़ो और उसका सारा क्वेश्चन आंसर कर दो। क्वेश्चन आंसर अगर हो गया तो आपका उस चैप्टर पर बहुत अच्छा कमांड हो गया। चलो देखते हैं, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, क्लिक स्थान को भरने वाला भी देखेंगे, मिलान करने वाला भी देखेंगे, लघु उत्तरीय भी देखेंगे, अतुल लघु उत्तरीय भी देखेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है बताओ। पशु है या वन है या खनिज है या नदियाँ हैं। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन है खनिज। खनिज में आ जाता है कोयला, पेट्रोलियम, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, यूरेनियम, यानी जो ज़मीन के अंदर से जो हमको खनिज मिल रहा है, संसाधन जो मिल रहा है वो खनिज कहलाता है। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन हो गया है खनिज, चाहे वो हीरा ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो सबसे महंगा संसाधन कौन हुआ है, खनिज हुआ है, क्योंकि खनिज के लिए ही जितना युद्ध हो रहा है या जितना भी युद्ध हुआ है सभी खनिज के लिए ही हुआ है। अच्छा, पूछेगा पशु कैसा संसाधन है, तो पशु कैसा है, तो पशु जो है प्रकृति प्रदत्त संसाधन है। और पूछेगा और ये कैसा संसाधन है, तो पशु जैविक संसाधन भी है क्योंकि ये सजीव है। और ये पूछेगा पशु कैसा संसाधन है, तो पशु को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये नवीकरणीय भी है। वन उसी प्रकार प्रकृति में द्वारा प्रदान किया गया, तो वन ही प्रकृति प्रदत्त संसाधन है। उसके बाद वन सजीव होता है, अर्थात वन भी जैविक संसाधन है। और वन को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं लगाकर, तो वन क्या है, तो वन जो है नवीकरणीय संसाधन भी है। नदियाँ प्रकृति प्रदत्त है लेकिन ये सजीव नहीं है, तो ये अजैविक संसाधन है। और नदियाँ को अगर गर्मी में सूख जाता है तो बरसात फिर आएगा तो फिर वो नदी बन जाएगा, तो नदी नवीकरणीय भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह डिस्कशन करके पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन पर मजबूती बन जाए। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो वन क्या है, प्राकृतिक द्वारा प्रदान किया गया, जैसे मनुष्य नहीं बनाया है, तो वन क्या है, प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है। नदियाँ तो नदियाँ की भी बात करते हैं तो इसे मनुष्य नहीं बनाया है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो या गोदावरी हो या नील नदी हो, इसे भी मनुष्य नहीं बनाया है, इसे क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। तो नदियाँ भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। नगर को क्या प्रकृति ने बनाया क्या, पृथ्वी जब बना था तब उस समय नगर बना था, जैसे पटना नगर हो गया है, ठीक है ना, मुंबई हो गया है, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब क्या बना हुआ था, नहीं, ये सब बना हुआ नहीं था, वो सिर्फ एक स्थान था, लेकिन मनुष्य ने उसे नगर बना दिया है। तो नगर जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो इसका आंसर होगा गो। बाकी बात वन, नदियाँ और खनिज जो पृथ्वी के अंदर से हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो लोहा हो, चांदी हो, सोना हो, एल्युमिनियम हो, यूरेनियम हो या पेट्रोलियम भंडार हो या कोयला हो, वो सभी प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए। तो खनिज या क्या आ जाएगा, प्रकृति प्रदत्त संसाधन हो जाएगा, और ये नवीकरणीय भी हो जाएगा। तो ये नगर होगा, प्राकृतिक संसाधन नहीं, ठीक है ना। आगे, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है बताना है। तो देखो, खनिज तेल का जो भंडार है ये इसे हम पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं, और खनिज तेल का भंडार पृथ्वी के अंदर एक सीमित मात्रा में है, अर्थात ये क्या है, ये नवीकरणीय है। अगर एक बार समाप्त हो गया तो इसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, मानव इसे पुनः नहीं बना सकता, मानव के इसे पुनः बनाना असंभव है। तो यहाँ पर जाएगा खनिज तेल जो है ये प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन ये क्या है, सीमित है। सौर ऊर्जा तो ये अभी सूर्य जो है बिलियन वर्ष तक अभी जिंदा रहेगा, तो सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। सौर ऊर्जा अगर सुबह रात में समाप्त हो जाता है तो सुबह फिर हमको मिल जाता है, तो सौर ऊर्जा ये क्या है, नवीकरणीय आ जाएगा। हवा भी क्या हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा। पानी भी क्या हो जाएगा, पानी तो 3 भाग में पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, तो पानी भी क्या हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा। ये तीनों समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन मछलियाँ के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है, बताना है। मछली के अस्तित्व को कौन खतरा में डाल सकता है, तो बताओ क्या, वर्षा जल, नहीं, ये तो और मछली के लिए फ़ायदा होता है। सागर जल, नहीं, ये भी तो मछली के लिए ठीक रहता है। दूषित जल, चाहे वो कोई भी दूषित हो, वो यहाँ बोल रहा है दूषित जल, तो दूषित जल क्या होगा, मछली के लिए अस्तित्व को खतरा डाल सकता है, चाहे वो मछली हो या जीव जंतु हो या पेड़ पौधा हो, सभी के लिए दूषित जल क्या खतरा होता है। तो इनमें से कौन मछली के अस्तित्व के लिए खतरे में डाल सकता है, तो होगा यहाँ दूषित जल। मानव निर्मित बांध, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, होगा यहाँ दूषित जल, क्योंकि दूषित जल किसी के लिए भी खतरा हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, पूछेगा वर्षा जल क्या है, तो वर्षा जल प्रकृति प्रदत्त है, यानी प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। सागर जल भी क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया, प्रकृति प्रदत्त है। मानव निर्मित बांध, इससे प्रकृति द्वारा प्रदान नहीं किया गया, इससे मानव के द्वारा बनाया गया, हो जाएगा मानव कृत संसाधन। आगे बढ़ते हैं। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, पहले ज्वारीय ऊर्जा मतलब समझो। ज्वारीय मतलब होता है समुद्र में देखते हैं आप लोग
ज्वार आता है समुद्र में, समुद्र में क्या आता है, ज्वार आता है, पानी उधर से आता है फिर पानी चला जाता है, फिर पानी आता है फिर चला जाता है, तो उसी को बोलते हैं। तो उससे जो हम ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, मनुष्य उससे जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसे बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो बताना है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो बताओ ज्वारीय ऊर्जा क्या, ज्वारीय जो समुद्र में जो पानी आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, जो ज्वार आता है, ठीक है ना, क्या वो मनुष्य लाता है? नहीं, मनुष्य नहीं लाता, वो प्रकृति द्वारा खुद उस तरह की घटना घट रहा है, यानी प्रकृति द्वारा खुद घट रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रकृति प्रदत्त संसाधन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखते हैं कि ज्वारा आता है तो ऊर्जा प्राप्त होता है, चला जाता है फिर ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, फिर आता प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होगा, नवीकरणीय हो गया, ठीक है ना, क्या हुआ, नवीकरणीय संसाधन हो गया है, नवीकरणीय संसाधन। अजैव संसाधन कौन होगा, जितना भी निर्जीव पदार्थ है सब अजैव हो जाएगा, और जैव कौन होगा, जितना भी सजीव है सब जैव हो जाएगा। मानवकृत कौन होगा, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, सड़क बनाया गया है मनुष्य के द्वारा, नहरें बनाया गया है मनुष्य के द्वारा, मोबाइल बनाया गया है, कार बनाया गया है, ठीक है ना, भवन बनाया गया है, ये सब क्या आ जाएगा, मानवकृत। आगे बढ़ते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, बताओ। लौह अयस्क को समाप्त होने पर पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। तो लौह अयस्क अगर एक बार समाप्त हो गया तो उसे पुनः प्राप्त करना मुमकिन है, उसे पुनः बनाना मुमकिन है, तो वो क्या आ जाएगा, अनवीकरणीय। तो लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है। जैव कौन होगा, जो सजीव होगा। मानवकृत कौन होगा, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला है सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में जाने वाली संसाधन किस देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, बताना है। तो हम बताए थे सागर तट से, जैसे मान लो ये अपना भारत है, तो यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर 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 क्या है, अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ सागर तट से 12 नॉटिकल मील तक बताए थे, 12 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील क्यों, क्योंकि बताए थे समुद्र में जो दूरी मापते हैं वो नॉटिकल मील में मापा जाता है। तो 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक हम बताए थे कि 12 नॉटिकल मील तक समुद्र में जो दूरी होता है वो किसी भी देश का राष्ट्रीय संसाधन होता है, जिस देश के वो किनारे है उसका राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। तो 12 नॉटिकल मील बताया, लेकिन यहाँ पूछ रहा है किलोमीटर में, किसने पूछ रहा है, किलोमीटर में, यहाँ बताया नॉटिकल मील में। तो हम जानते हैं कि बताया, आप लोग को बताए थे कि एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल मील बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 1.852 करेंगे तो आ जाएगा आपका लगभग 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर घोत। याद रखना, अगर नॉटिकल मील में पूछेगा तो 12 नॉटिकल मील होगा, और अगर किलोमीटर में पूछा तो 19.2 किलोमीटर होगा। अगला, तटरेखा से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। जैसे बताया था कि मान लो यहाँ गुजरात से शुरू होता है, गुजरात महाराष्ट्र गोवा होते हुए ये हम चल गए, ठीक है ना, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। तो बताया था कि 12 नॉटिकल मील तक क्या होता है, राष्ट्रीय क्षेत्र होता है, और 12 से फिर 12 आगे तक क्या होता है, संलग्न आर्थिक क्षेत्र होता है। फिर यहाँ से आधार रेखा से लेकर यहाँ तक, यानी 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक जो होता है वो होता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है, या जिसको हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा, 200 किलोमीटर, ठीक है ना। और बताए थे कि 200 के से जब हम पार कर जाएंगे तो वहाँ पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, वहाँ पर सभी देश का अधिकार था, कोई भी देश वहाँ जा सकता है, ठीक है ना, सभी देशों का वहाँ अधिकार था। जब सभी देशों का जब अधिकार, तो अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया है। तो 200 नॉटिकल मील के बाद जो भी सागर आएगा, ठीक है ना, उस पर सभी देशों का अधिकार होता है, इसलिए उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आगे बढ़ते हैं, बताना है प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक है क्या कहलाता है, तो उसे संसाधन कहते हैं, बता चुके हैं। प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक है उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और संसाधन के हम अर्थ क्या बताया था, संसाधन वह पदार्थ है जो मनुष्य की संपत्ति बन जाए, मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करे और मनुष्य को सुख सुविधा प्रदान करे, जिससे मनुष्य का आर्थिक विकास हो सके। लेकिन उस संसाधन को निकालने के लिए हमारे पास तकनीक होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तब उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। यहाँ भी क्या होगा, आर्थिक विकास में सहायक कर रहा था, क्या होगा, संसाधन। आगे, तो देश से, यानी यहाँ क्या भरना है, बताना है। देश तभी संसाधन बन पाती है जब उनका उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं, जब उसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं, जब उसका उपयोग मत्स्य पालन यानी मत्स्य उद्यम के लिए करते हैं, जब उसका उपयोग यातायात के लिए करते हैं। तो ये सभी किस में कर सकते थे, ये सभी नदियाँ में मत्स्य उद्यम होता है, नदी में यातायात कैसे होता है, नदी से हम बांध बना के विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, नदी से हम सिंचाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, नदी। तो नदियाँ तभी सिंचाई बन पाती है जब उनका उपयोग सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, मत्स्य उद्यम के लिए और यातायात के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा यहाँ नदियाँ। कृषि कार्य के लिए मानव जिस संसाधन का उपयोग करते हैं वह है, बताना है। तो बताओ, कृषि कार्य के लिए मनुष्य कौन से संसाधन का यूज करता है, तो कृषि कार्य के लिए जो मनुष्य यूज करता है वो है भूमि।
तो यहाँ लिखो भूमि या लिखो मिट्टी, ठीक है ना। तो भूमि या मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। पशुओं के लिए भूमि पर ही क्या मिलता है, अतः चरण भूमि के संरक्षण की आवश्यकता है। तो पशुओं के लिए भूमि पर ही क्या मिलता है, तो पशु के लिए क्या चाहिए, घास के मैदान चाहिए। पशु के लिए क्या चाहिए, घास चाहिए। पशु के लिए क्या चाहिए, घास चाहिए। तो पशुओं के लिए ही भूमि पर घास का मैदान मिलता है, अतः चारण भूमि की यानी जहाँ पर पशु चरता है, ठीक है ना, उस चारण भूमि का संरक्षण आवश्यकता है, जरूर आवश्यकता है, क्योंकि पशु को घास कहाँ मिलता है, घास के मैदान पर मिलता है, तो उसका संरक्षण करना जरूरी है। नहीं संरक्षण करेंगे तो पशु के लिए घास कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ से ये बताने से पहले थोड़ा हम चल जाते हैं पीछे, भी इसका ऑब्जेक्टिव है वो देख लेते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है पीछे। चलो थोड़ा वहाँ जाते हैं, फिर हम इसमें पहुँचेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो ये हम थोड़ा पीछे आ गया, बुक के आप लोग भी पीछे जाइएगा। तो आपको फर्स्ट चैप्टर, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिया गया था। हम यहाँ फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएं तो फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, तो वहाँ दिया गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप बुक का पीछे आइए, वहाँ लिखा है बहुवैकल्पिक प्रश्न अधिकोष, ठीक है ना। उसमें हम फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। चलो देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, मानव सबसे बड़ा संसाधन है क्योंकि, तो बताए थे कि मानव सबसे बड़ा संसाधन है, क्यों है, क्योंकि वह अपने प्रतिभा से वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करता है। क्योंकि हम बताए थे कि संसाधन जो है प्रकृति के द्वारा गिफ्ट में नहीं मिला है, बल्कि उसे मनुष्य अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने प्रतिभा से, अपने साहस से, अपने कर्म से उसे संसाधन के योग बनाया है, ठीक है ना। इसलिए मानव जो है सबसे बड़ा संसाधन है। और बताए थे मानव एक ऐसा संसाधन है जो खुद संसाधन का उपभोग भी करता है, खुद संसाधन का यूज भी करता है, खुद संसाधन का उपभोग भी करता है, जिसका आंसर 1 नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन कथन सही नहीं है ये बताना है। प्रकृति के सभी वस्तुएं जो देखने में आती है संसाधन नहीं, प्रकृति की सही वस्तु जो सिर्फ देखने में आ रहा है वो संसाधन नहीं है। संसाधन वो तभी बनेगा जब वो मनुष्य की संपत्ति बन जाएगा, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करेगा, मनुष्य को वो सुख सुविधा प्रदान करेगा, जिससे मनुष्य का आर्थिक विकास हो सके। और साथ ही साथ उस संसाधन को निकालने के लिए मनुष्य के पास टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीक होगा, तभी वो संसाधन कहलाएगा। वरना सिर्फ देखने में आ रहा है तो वो संसाधन नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर को नंबर करेक्ट होगा। कौन सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। संसाधन हुआ नहीं करता है, बना करता है। किसने कहा था, तो ये कहा था जिम्मरमैन नामक भूगोल शास्त्री ने। जब जलप्रपात का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाए तब वो संसाधन सही नहीं मानता है। देखो अब ये मानव क्या सकता है कि पूर्ति करने लगा है, तब ये क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। ऐसे ही पानी सिर्फ गिर रहा है, बहकर जा रहा है, तो उससे वो जलप्रपात संसाधन नहीं हो सकता है। लेकिन जब उसका जल विद्युत उत्पादन करने लगे हैं तो वो मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करने लगा है, तब वो क्या है, संसाधन बन गया है। अगला, खनिजों का निष्कासन कर जब हम उन्हें उपयोग में लाते हैं, उपयोग में ला रहे हैं यानी मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, तो वो क्या खनिज संसाधन बन जाता है। सही बात है। नेक्स्ट, तो ये क्या हुआ, इनमें कौन कथन सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं था, को नंबर। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन अजैविक संसाधन है। अजैविक मतलब निर्जीव को खोना है, जैविक बोलेगा तो सजीव को खोना है, वो जैविक मतलब निर्जीव को खोना नहीं। जैविक संसाधन किसे कहते हैं, वातावरण में उपस्थित सभी सजीव पदार्थ को जैविक संसाधन कहते हैं। और अजैविक संसाधन किसे कहते हैं, वातावरण में उपस्थित सभी निर्जीव पदार्थ को अजैविक संसाधन कहते हैं। यहाँ बात कर रहा अजैविक, तो ये क्या है, सजीव है, तो ये हो जाएगा जैविक। मनुष्य क्या है, सजीव है, तो ये हो जाएगा जैविक। पेड़ पौधा क्या है, सजीव है, तो ये हो जाएगा जैविक। अवरक क्या है, निर्जीव है, तो ये क्या आ जाएगा, अजैविक। अवरक क्या है, निर्जीव है, तो ये हो जाएगा अजैविक। इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन का मतलब हुआ कि उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं या वह समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। तो खनिज तेल पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में पड़ा है, जिसको हम अगर ये एक बार समाप्त हो गया तो मनुष्य की इसे पुनः नहीं बना सकता, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त संसाधन है। कोयला भी उसी प्रकार जमीन के अंदर सीमित मात्रा में पड़ा है, अगर समाप्त हो गया तो इसे बनाना फिर दूसरे बार असंभव है। वन का बात करें तो वन जो है मनुष्य इसे पुनः प्राप्त कर सकता है। अगर मनुष्य जितना जितना पेड़ काट रहा है उतना अगर पौधा लगाना स्टार्ट कर दे या उससे ज़्यादा पौधा लगाना स्टार्ट कर दे तो वन समाप्त ही नहीं हो सकता है। तो वन को इस तरह हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो वन क्या आ जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। क्या आ जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन मानवकृत संसाधन है। मानवकृत संसाधन का मतलब हुआ है, मानवकृत संसाधन का मतलब हुआ कि मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया है वो संसाधन मानवकृत संसाधन का है कहलाएगा। तो सड़क क्या प्रकृति द्वारा खुद बना हुआ मिल गया कि यहाँ से दिल्ली जाओ, दिल्ली से बम्बई जाओ, सड़क खुद बना हुआ मिला। क्या रेलवे लाइन खुद बना हुआ मिला। क्या कार, मोटरसाइकिल, बाइक, मोबाइल, भवन ये सब खुद बना हुआ मिला। नहीं, इसे मनुष्य ने बनाया है। तो ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा मानवकृत संसाधन। तो सड़क भी हो जाएगा मानवकृत संसाधन।
नदी हो जाएगा प्रकृति प्रदत्त संसाधन और नवीकरणीय संसाधन भी हो जाएगा। वन भी हो जाएगा प्रकृति प्रदत्त संसाधन और नवीकरणीय भी हो जाएगा। खनिज जो हो जाएगा वो प्रकृति प्रदत्त हो जाएगा, लेकिन ये एक बार समाप्त हो गए तो इसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये नवीकरणीय नहीं होगा, ये प्रकृति प्रदत्त तो होगा लेकिन नवीकरणीय नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा अनवीकरणीय। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है संसाधनों के नियोजन के लिए इनमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो हम संसाधन बताए थे, भारत में संसाधन के नियोजन के लिए लगभग आप लोग को 6-7 पॉइंट बताए थे, जिसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना, सही बात है। संसाधन का अगर नियोजन करना है तो पहले किस क्षेत्र में संसाधन है उसका पहले पहचान करो। ये नहीं कि जहाँ तहाँ जाकर खुदाई कर दो, अपना टाइम वेस्ट कर दो और मनी भी वेस्ट कर दो, वैसा नहीं। पहले पहचान करो, उसके बाद संसाधन की मात्रा पर ध्यान दो कि अगर यहाँ पर हम खुदाई कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं और वहाँ पर मान लो 20 रुपया का खनिज निकला है, 20 रुपया का संसाधन मिला है, तो हमको घाटा पड़ जाएगा। तो यानी उसका मात्रा देखना है कि हम 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं तो 100 से ज़्यादा का संसाधन हमको मिलेगा कि नहीं। फिर उसका गुणवत्ता देखना है कि उसका गुणवत्ता यानी उसका क्वालिटी, जो संसाधन हमको यहाँ से मिल रहा है उसका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, ये नहीं कि घटिया क्वालिटी का निकल जाए वो। फिर विकास की योजनाओं को चरणबद्ध रूप से तैयार करना, सही बात है। विकास की योजनाओं को इस तरह से तैयार करना कि सभी क्षेत्र की आवश्यकता को आसानी से पूरा किया जा सके, जिससे अधिक से अधिक मानव का कल्याण हो। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात घ नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं कि आप लोग अगर जो चैप्टर हम पढ़ाए थे, ये चैप्टर पढ़ा दिए पहले, वो वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग खुद आंसर दे दीजिएगा और काफ़ी अच्छा से यहाँ समझ आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है सागर तट से 12 समुद्री मील, या इसी को बोलते हैं 12 नॉटिकल मील। या बताए थे कि 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 12 गुना 1.852 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 19.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किस प्रकार के संसाधन है। तो हम बताए थे किसी भी देश के तट से 12 समुद्री मील यानी 12 नॉटिकल मील या उसी को किलोमीटर में बदलेंगे तो 19.2 किलोमीटर तक की दूरी को उसका राष्ट्रीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी उसका उसी देश का अधिकार होता है। ठीक है ना, और फिर बताए थे इसका हो जाएगा राष्ट्रीय क्षेत्र आंसर। फिर बताए थे अंतर्राष्ट्रीय में हम क्या बताए थे कि 200 नॉटिकल मील तक जब दूरी होता है किसी देश के तट से 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होता है वो कहलाता है अपवार्जक या अपवार्जिक आर्थिक क्षेत्र, या उसी को बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। लेकिन जैसे ही 200 नॉटिकल मील पार करेंगे तो वहाँ पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, वहाँ पर सभी देश का समान रूप से अधिकार होता है, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाता है, तो हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। निजी क्षेत्र में क्या बताए थे कि आप पैसा लगाकर कोई वस्तु को खरीद लेते हैं तो वो आपका निजी बन जाता है। जैसे मोबाइल आप खरीद लिए तो वो आपका निजी संपत्ति बन गया है, बाइक खरीद लिए तो आपका निजी संपत्ति बन गया है, यानी निजी संसाधन वो आपका हो गया। कार खरीद लिए तो आपका निजी हो गया है। ठीक है, किताब खरीद लिए आप तो आपका निजी हो गया है। ठीक है ना, अगर पैसा लगा खरीद लिए तो आपका निजी संसाधन हो जाएगा। अगला, झारखंड का स्वर्ण क्षेत्र किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो देखो झारखंड का जो स्वर्ण क्षेत्र है, अभी आप लोग झारखंड में देखते होंगे कि झारखंड से अभी सोना का उत्पादन नहीं किया जा रहा है, यानी वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो अभी क्या है, वहाँ पर वो अभी संचित है। क्या है, संचित है। जब उसका उत्पादन किया जाने लगेगा तब वो हो जाएगा ज्ञात भंडार। क्या हो जाएगा, ज्ञात भंडार। लेकिन अभी वहाँ से उत्पादन नहीं किया जा रहा है, उसका टेक्नोलॉजी है लेकिन वहाँ पर उत्पादन नहीं किया जाता, तो वो क्या है, संचित भंडार। ज्ञात भंडार क्या होता है, ज्ञात संसाधन या ज्ञात भंडार उसे कहते हैं जिसका पता लगाया जा चुका है और उसका वर्तमान में उस संसाधन का यूज भी हो रहा है, उसका उपयोग भी हो रहा है, उसको कहते हैं ज्ञात भंडार। भंडारित किसे कहते हैं, भंडारित कहते हैं कि जिसका पता लगा लिए हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर वो उस संसाधन को हम पूरा यूज नहीं कर पाए, यानी वहाँ बहुत मात्रा में मिल रहा है लेकिन हम उसका पूरा संसाधन को निकाल नहीं पाए हैं, ठीक है ना, तो कुछ मात्रा में वहाँ नीचे बच ही गया है, तो वो क्या भंडार के रूप में रह जाएगा, उसको बोलेंगे भंडारित संसाधन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा को नंबर। इनमें किसका कार्य संसाधन नहीं कहलाता है, तो देखो भिखमंगा, यहाँ पर क्या है, को नंबर। तो भिखमंगा जो है ये संसाधन नहीं कहलाते क्योंकि ये कोई काम नहीं करता है। ये काम के बदले अगर मजदूरी मिले तो वो कहलाएगा संसाधन, लेकिन ये कोई काम नहीं करता है, सिर्फ मांगते फिरता है, तो भिखमंगा संसाधन नहीं कहलाएगा। तो इसका को नंबर आंसर होगा। फ्री मेक्टर काम करता है, उसके बदले उसको पैसा मिलता है, ये संसाधन कहलाएगा। और स्कूल या कॉलेज के शिक्षक ये काम करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, काम करते हैं, उसके बदले पैसा मिलता है, तो ये हो जाएगा संसाधन। धनोपार्जन में लगा चित्रकार चित्र बनाता है, उसके बदले उसको पैसा मिलता है, तो वो संसाधन कहलाएगा। गायक गाना गाता है, उसके बदले उसको पैसा मिलता है, तो वो संसाधन कहलाएगा। मजदूर
बोझा ढोते हैं या काम करते हैं तो उसके बदले उसको पैसा मिलता है तो वो संसाधन कहलाएगा, लेकिन भिखमंगा यहाँ संसाधन नहीं कहलाएगा। आगे, इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय जैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं या जो समाप्त होने वाला नहीं है। तो मछली को हम पुनः उत्पादन कर सकते हैं। नदियाँ गर्मी में सूख जाता है, फिर वर्षा आता है तो पानी आ जाता है तो फिर वो नदी बन जाता है, ये भी नवीकरणीय हो जाएगा। वन्य जीव, वन्य जीव को फिर वन्य जीव अभी देखे होंगे आप लोग भारत में कि भारत में बाघ का कमी था, लेकिन जब भारत में बाघ को संरक्षण प्रदान किया जाने लगा तो ये भारत में 529 बाघ है। कितना बाघ है? 529 बाघ है, जिसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दुनिया में लगभग 1000 बाघ है, जिसमें से 529 बाघ सिर्फ भारत में है। तो इसको भी हम, वन्य जीव को भी हम संरक्षण प्रदान करके इसको भी हम बचा सकते हैं, इसको भी हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो वन्य जीव भी क्या जाएगा? नवीकरणीय संसाधन, अर्थात तीनों मेरा हो गया है नवीकरणीय संसाधन। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं वही चैप्टर नंबर जो छोड़ दिए थे मिलान करने वाला, वहाँ पहुँचते हैं। देखो यही वाला है, कॉलम ओ से कॉलम बो का सही मिलान करना है। पहले बताना है मानवकृत संसाधन कौन है, उसमें जाके मिलान कर देना है उसको। मानवकृत संसाधन का मतलब हुआ कि मानव के द्वारा बनाया गया है वो, ठीक है ना। तो बताओ बांध किसके द्वारा नदी पर बनाया जाता है? बांध तो ये नहीं कि नदी बन गया है प्रकृति द्वारा, तो बांध भी उस पर बना हुआ था पहले, ऐसा बात तो नहीं है। तो बांध हो गया है मानवकृत संसाधन। प्रकृति प्रदत्त संसाधन किससे कहेंगे? प्रकृति प्रदत्त। तो बताओ वर्षा जल क्या मनुष्य कराता है? वर्षा क्या मनुष्य कराता है? नहीं, वर्षा मनुष्य नहीं कराता है, वो प्रकृति के द्वारा खुद होता है। तो वर्षा जल हो जाएगा प्रकृति प्रदत्त संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन होगा? तो नवीकरणीय संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो पशुधन, यानी कोई भी पशु, चाहे वो गाय हो, बकरी हो, कुत्ता हो, चाहे कोई भी पशु हो, भैंस हो, कोई भी पशु हो, अगर उसका हम पालन करेंगे तो ठीक है ना, तो वो से हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो पशुधन क्या आ जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो सीमित मात्रा में भंडारित हो और एक बार समाप्त हो गया तो उसे पुनः प्राप्त करना असंभव हो, तो उसे क्या कहते हैं? वो नवीकरणीय संसाधन। जैसे पेट्रोलियम जमीन के अंदर यानी सीमित मात्रा में पड़ा हुआ है, अगर वो समाप्त हो गया तो उसे पुनः प्राप्त करना यानी पुनः उसे बनाना मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, इसलिए पेट्रोलियम हो जाएगा वो नवीकरणीय संसाधन। अब देखते हैं कारण बताने वाला। चलो, अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लग रहा है तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करें। कारण बताना है, कोयला और लोहा दोनों खदान से प्राप्त होता है। सही बात है, कोयला और लोहा दोनों पृथ्वी के अंदर से यानी खदान से यानी खुदाई करके प्राप्त करते हैं, परंतु लोहे को ओजेव तथा कोयले को जैव संसाधन कहा जाता है। क्यों बताना है, क्यों कहा जाता है? तो लिखेंगे क्योंकि लोहे, यहाँ लिखना है क्योंकि हम जानते हैं कि जैव संसाधन में क्या आता है? जैव संसाधन में आता है सजीव, ओजेव में क्या आता है? निर्जीव, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखना है क्योंकि हम जानते हैं कि लोहे का उत्पादन निर्जीव पदार्थ के द्वारा होता है, लोहे का उत्पादन निर्जीव पदार्थ के द्वारा होता है, इसलिए लोहे को अजैव संसाधन कहा जाता है। जबकि कोयले का उत्पादन सजीव पदार्थ के द्वारा होता है, कोयले का उत्पादन सजीव पदार्थ के द्वारा होता है। कोयला का उत्पादन कैसे होता है? तो हम जानते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर भूकंप आया होगा, तो क्या हुआ होगा? पेड़ पौधा, जंगल का जंगल पृथ्वी के अंदर दब गया होगा, पशु लोग भी जमीन के अंदर दब गया होगा। तो पेड़ पौधा है या पशु हो, ये सभी क्या है? सजीव है। तो जब ये लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर भूकंप आया होगा तो पेड़ पौधा, ठीक है ना, यानी जंगल के जंगल पृथ्वी के अंदर दब गया होगा, और लाखों करोड़ों वर्ष बाद ये धीरे धीरे तापमान के कारण, दबाव के कारण ये क्या हुआ? कोयला में बदल गया, और जीव जंतु जो था या पेड़ पौधा, कुछ पेड़ पौधा पेट्रोलियम में बदल गया है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कोयला किससे बना है? कोयला तो सजीव से ही बना है, पेड़ पौधा से बना है, जीव जंतु से बना है, या पेट्रोलियम भी पेड़ पौधा से बना है, जीव जंतु से बना है, तो वो क्या है? वो सजीव से बना है, इसलिए कोयला को जैव संसाधन कहा जाता है, जबकि लोहे को अजैव संसाधन कहा जाता है, ठीक है ना। तो कोयला और लोहा दोनों खदान से प्राप्त होता है, परंतु लोहे को अजैव तथा कोयले को जैव क्यों कहा जाता है? आप लोग समझ गए। अगला, वर्तमान काल में सतत पोषणीय विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्यों? तो देखो ये क्वेश्चन हम बताया, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? सतत पोषणीय विकास, तो लिखना है कि वर्तमान काल में सतत पोषणीय विकास पर अधिक बल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि एक ऐसा विकास जिसमें भावी पीढ़ी में आने वाले मनुष्य की आवश्यकता को बिना प्रभावित किए वर्तमान की पीढ़ी अपनी आवश्यकता को पूरा कर ले, उसे
सतत पोषणीय विकास कहा जाता है, इसलिए सतत पोषणीय विकास पर इतना बल दिया जा रहा है। तो अच्छा विकास है कि हम अपना विकास को भी पूरा कर लें, यानी वर्तमान में जो पीढ़ी है वो भी अपना विकास को पूरा कर ले, वो भी अपना आवश्यकता को पूरा कर ले, और जो भावी पीढ़ी यानी भविष्य में आने वाला जो पीढ़ी है उसको भी आवश्यकता को प्रभावित न हो। तो इस तरह अगर हम विकास करेंगे तो बहुत अच्छा बात है, इसलिए सतत पोषणीय विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। आगे, खनिजों को अपूर्य संसाधन, खनिजों को अपूर्य संसाधन कहा जाता है पर वनों को नहीं। क्यों? देखो, खनिज अपूर्य मतलब पूरा नहीं हो सकता है, अपूर्य मतलब पुनः पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि तो लिखना है कि खनिज को अपूर्य संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि खनिज एक बार अगर समाप्त हो गया तो इसे पुनः प्राप्त करना असंभव है, अर्थात खनिज वो नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए खनिज को अपूर्य संसाधन कहा जाता है। जबकि वन एक नवीकरणीय संसाधन है, वन अगर समाप्त हो गया तो इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं वृक्ष लगाकर, अर्थात वन को अपूर्य संसाधन नहीं कहा जाता है। इसका आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है संसाधन के वर्ग कौन कौन है। तो संसाधन के जो है मेन वर्ग जो है वो दो है। क्या है? दो है। क्या है? दो है। उपलब्धता के आधार पर दो कौन कौन है? एक प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त यानी जो प्रकृति ने हमें प्रदान कर दिया है उसे कहते हैं प्रकृति प्रदत्त, जैसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, नदियाँ, पर्वत, समुद्र। और एक होता है मानवकृत, मानवकृत यानी जो प्रकृति द्वारा प्रदान नहीं किया गया है बल्कि मानव के द्वारा खुद बनाया गया है, जैसे सड़क, बांध, मोबाइल, कार, ब्रिज, ये सभी क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। भवन, इमारत, ये सभी क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया, तो वो मानवकृत। तो संसाधनों के वर्ग कौन कौन है? संसाधन के दो मेजर वर्ग जो है वो है दो ठो है, प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत, और इसी के अंदर सभी आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसका दो आंसर होगा, लिख देना है प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो लिखना है कि पृथ्वी सम्मेलन अभी तक 3 बार हुआ है। पृथ्वी सम्मेलन अभी तक 3 बार हुआ है। पहला पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 1992 को हुआ था, 1992 को हुआ था। ठीक है ना? जिसमें ग्लोबल वार्मिंग पर प्रश्न उठाया गया था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, उसमें 5 जोड़ दो। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन स्टॉकहोम में 1997 में हुआ था। जबकि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, फिर 5 जोड़ दो, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 97 5 जोड़ेंगे तो 2002 में हुआ है, 2002 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न, खनिज भंडार कब संसाधन बनते हैं? यानी खनिज भंडार कोई है तो वो कब संसाधन बन पाते हैं, ये बताना है। इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? ठीक है ना? तो खनिज भंडार कब संसाधन बन जाता है तो बताना है कि खनिज भंडार तभी संसाधन बनता है जब उस खनिज को निकालने के लिए मानव के पास तकनीक हो, अर्थात टेक्नोलॉजी हो। ठीक है ना? और वह खनिज भंडार जब मानव की संपत्ति बन जाए, मानव की आवश्यकता को पूर्ति करने लगे और मानव को सुख सुविधा प्रदान करे जिससे उसका आर्थिक विकास हो सके, तो तब वह खनिज भंडार संसाधन बन जाता है। इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो खनिज भंडार मतलब क्या हुआ? ये एक बार अगर समाप्त हो गया तो इसे पुनः प्राप्त करना नामुमकिन है, तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय, जिसे अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही साथ खनिज भंडार पृथ्वी के अंदर से जो हम प्राप्त कर रहे हैं इसे मनुष्य बनाकर नहीं कि पृथ्वी के अंदर मनुष्य बनाकर उसमें गाड़ दिया है, ऐसा बात नहीं है। ये प्रकृति के द्वारा खुद बनाया गया है, तो ये प्रकृति प्रदत्त संसाधन भी है, प्रकृति प्रदत्त संसाधन भी है। जैसे इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो प्रकृति प्रदत्त वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, और उसी का छोटा सा भाग है अनवीकरणीय। जैसे प्रकृति प्रदत्त तथा अनवीकरणीय वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। नवीकरणीय संसाधन के कोई 2 उदाहरण दे। नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जो समाप्त हो जाता है उसे मनुष्य पुनः प्राप्त कर सकता है, या नहीं समाप्त होने वाला संसाधन को भी हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिसका कोई 2 उदाहरण देना है तो बता दो। जैसे बता दिए हम, क्या बता दिए हैं? पशुधन। पशु अगर समाप्त हो रहा है तो उसका हम क्या करेंगे? उसका हम पालन करने लगेंगे तो पशुधन हमको फिर प्राप्त हो जाएगा। जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, तो उसको पालन करेंगे तो फिर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार बोलेंगे जंगल। क्या बोलेंगे? जंगल यानी वन। क्या होगा? वन अर्थात पेड़ पौधा। क्या होगा? पेड़ पौधा।
तो इसको हम लगाएंगे, मनुष्य द्वारा अगर लगाना शुरू कर दिया तो फिर वो जंगल ज़मीन जो है वो जंगल बन जाएगा, अर्थात वन बन जाएगा, जिससे भी हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नवीकरणीय संसाधन। फिर है जल, तो जल समाप्त होने वाला नहीं, तो ये नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा, ये भी समाप्त होने वाला नहीं है, ये भी क्या है, नवीकरणीय है। हवा, हवा भी क्या है, नवीकरणीय है। ठीक है, तो 2 ठो बोला हम, कितना बता दिए, लिख लेना है। मानवकृत की नहीं 4 संसाधनों के नाम लिखे, यानी मानव द्वारा बनाया गया 4 संसाधन का नाम लिखे। तो मानव क्या बनाया, सड़क कौन बनाया है, मानव बनाया है। सड़क कौन बनाया है, मानव बनाया है। भवन, भवन कौन बनाया है, मानव बनाया है। बात करें बांध, तो बांध कौन बनाया है, तो बांध मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। उसी प्रकार बात करें तो रेलवे लाइन, रेलवे लाइन को किसने बिछाया है, रेलवे लाइन को तो मनुष्य ने ही बनाया है, ये नहीं कि प्रकृति द्वारा ये खुद बनाया गया था। तो रेलवे लाइन हो जाएगा, और स्कूल हो जाएगा, कॉलेज हो जाएगा, ठीक है ना, ये सभी किसने बनाया है, नगर हो जाएगा, ये सभी किसने बनाया, मनुष्य बनाया। तो ये हो गया मानव कृत संसाधन। तो 4 ठो लिखना है, बहुत सारा बता दिए, आप लोग खुद सोच सकते हैं। और ठीक है ना, आगे जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन, जैव मतलब सजीव, अजैव मतलब निर्जीव। तो वातावरण में उपस्थित वैसा संसाधन जो सजीव हो उससे जैव संसाधन कहते हैं, और वातावरण में उपस्थित वैसा संसाधन जो निर्जीव पदार्थ से बना हो उससे अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे जैव में कौन आ जाएगा, जैव में पशुधन आ जाएगा, ठीक है ना, मनुष्य खुद आ जाएगा, पेड़ पौधा आ जाएगा, और कोयला भी जो है सजीव से ही बना होता है। बाद में तो वो निर्जीव हो गया, लेकिन वो सजीव से ही बना होता है, तो कोयला भी जैव संसाधन हो जाएगा। वो जैव में कौन आएगा, जो निर्जीव पदार्थ है। जैसे बात करें सोना, चांदी, लोहा, ठीक है ना, यूरेनियम, एल्युमिनियम, ये सब जो खनिज से प्राप्त कर रहे हैं, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है, क्योंकि ये क्या है, निर्जीव है। बात करें उसी प्रकार भवन, भवन भी क्या है, निर्जीव है। सड़क क्या है, निर्जीव है। तो ये सभी भी आ जाएगा अजैव संसाधन में। अगला, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो हम जानते हैं कि संसाधन के बिना न तो मानव का परिकल्पना कर सकते हैं, और न तो मानव के बिना संसाधन का परिकल्पना कर सकते हैं। तो मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, तो मानव के संसाधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि मानव की हर आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए तथा उसे सुख सुविधा प्रदान करने के लिए तथा मानव का आर्थिक विकास के लिए संसाधन आवश्यक है। ठीक है ना, संसाधन के बिना मानव का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो जल भी क्या संसाधन है, हवा भी क्या है, संसाधन है, मिट्टी भी क्या है, संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम से भी क्या है, संसाधन है। तो क्या ये सभी के अनुपस्थिति में, यानी अगर ये सभी संसाधन नहीं रहे तो क्या हम मानव का परिकल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अर्थात संसाधन के बिना हम मानव का परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए संसाधन मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, ये हो गया। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगर हम यहाँ बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो भी हो जाएगा। तो हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्या करेंगे, पहले हम 5-6 चैप्टर पढ़ा देंगे या पूरा भूगोल पढ़ा देंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो रहेगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसका वीडियो हम खुद कॉपी पर लिख कर बता देंगे। ठीक है ना, अगर यहाँ सबका बताएंगे तो काफ़ी लंबा होगा। तो जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो हम बता देंगे। ऐसे आप खुद कर सकते हैं, सब खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे तो फिर हम बताएंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक करो, एक लाइक और एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स। और यहाँ पर हम अपना टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे। ये वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन में हम अपना टेलीग्राम के लिंक डाल देंगे। उस टेलीग्राम पर क्लिक करके आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो होता है नोट्स होता है वहाँ हम प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम लिंक पर अपना। ठीक है ना, टेलीग्राम डाउनलोड करें और इसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक दे देंगे, तो उस पर क्लिक करके टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का मेरा चैनल का जो नाम है वो है जगदेव क्लासेज। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा। थैंक्स।